हेलो बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में कूलाम नियम हम लोगों ने सीखा हुआ तो और अब आगे चलिए उसमें कुछ चीज़ें अभी और बतानी है आपको। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो चलिए सीखा जाए, फिर आगे पढ़ाई देखते हैं क्या क्या आज होता है। पहले तो हम लोग कूलाम नियम के बारे में कुछ पॉइंट और सीख लेते हैं, फिर हाँ ये अब कूलाम के नियम संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें आप ये पहला जो पॉइंट है, यह नियम बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये बिंदु आवेश के मध्य ही हम कूलाम नियम को उनका खुद का भी मानना है। यह नियम अन्य आकृति वाले आवेशित वस्तुओं के लिए सही नहीं है। हाँ ठीक है, ये बिंदु आवेश हैं दो, कोई ऐसी आकृति का आवेशित है, कोई दूसरी आकृति का, इस पे आवेश है, इस पे भी धन आवेश है, इस पे भी धन आवेश है, लेकिन इसकी आकृति बिंदु तो नहीं है, तो इसके लिए कूलाम का नियम हम लोग नहीं लगा पाएंगे, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कहना था कूलाम का। केवल बिंदु आवेश जो बहुत ही जिनका आकार उनके दूरी से बहुत ही कम हो तभी हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्या है यहाँ पे कि ये नियम नाभिकीय दूरी, नाभिकीय दूरी में मतलब कितने मीटर की दूरी को नाभिकीय दूरी हम लोग कहते हैं। नाभिकीय दूरी का जो कोटिमान हो, किस कोट की दूरी होती है, 10 के घाते -15 कोट की दूरी होती है। ठीक है, ये और इतनी मीटर से कम अगर कोई दूरी है, 10-15 के घाते माने 15 से कम दूरी हो जाएगी तब भी कूलाम का नियम नहीं लगेगा। इसका मतलब आप समझो, इसका परास जो दिया हुआ है, मतलब अगर 10 के घाते -15 से कम हो गया तब भी कूलाम का नियम नहीं लगेगा। इतनी दूरी कम से कम चाहिए। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नाभि होता है परमाणु में, ये इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारी चीजें भरी होती हैं। तो अब ये प्रोटॉन के मध्य वैसे तो क्या बल लगना चाहिए था आपका, प्रतिकर्षण का, क्योंकि दोनों समान आवेशित हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कूलाम के नियम से दोनों समान आवेशित तो प्रतिकर्षण का बल लगना चाहिए, तो नाभिक में विस्फोट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है ये और नाभि का जो आकार होता है वो इससे कम होता है, 10 के घाते -15 से। तो यहाँ पे हम कूलाम का नियम काम नहीं करेगा, इसके अंदर दूसरा बल काम करता है जिसको हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो कम से कम दूरी इतनी होनी चाहिए, इससे कम दूरी तो ठीक है ना नहीं होना चाहिए कूलाम का नियम लगाने के लिए। और बड़ी दूरी तो आप कितना भी ले सकते हैं, उसका तो कोई सीमा नहीं। ठीक है, तो कूलाम का नियम, ये दो बिंदु आपको समझ में आ गए। इस पे अगला क्या है, यह बल द्विवस्तु अंतःक्रिया है। द्विवस्तु यानी दो वस्तुओं के बीच में एक अंतःक्रिया होती है, उसके बाद ये बल लगता है। ठीक है, अब ये बल ये कहता है, ये कूलाम का नियम, कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो बल कभी भी बदलेगा नहीं अगर कोई तीसरा आवेश आ जाए तथा उनके बीच की दूरी भी क्या रहे, समान बनी रहे, वो भी प्रभावित ना हो। इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये आप मानो कि ये Q1 था और दूसरा आवेश Q2 था, इनके बीच में कोई दूरी R है। अब तीसरा आवेश ये Q3 आ गया यहाँ पे, तो Q1 Q2 के बीच में जो बल लग रहा था वो अभी उतना ही बल लगता रहेगा अगर ये दूरी क्या ना बदल आ जाए, निश्चित बनी रहे, R ही बनी रहे, तो वही जितना बल पहले लग रहा था उतना ही बल अब भी लगेगा। इसके आने से कोई प्रभाव इनके बीच के बलों में नहीं होगा अगर इनकी दूरी बदले ना। हाँ ये अलग बात है, ये जब ये आ जाएगा तो ये दोनों आपस में भी इनके बीच में बल लगने लगेगा, इन दोनों के बीच में भी बल लगने लगेगा, वो अलग बात हुई। लेकिन इनके दोनों के बीच में जितना पहले लग रहा था इन Q3 के आने से, उतना ही Q3 के आने के बाद भी लगता रहेगा अगर R दूरी प्रभावित ना हो। ये समझता हूँ आप सबको ये बिंदु समझ में आ गया होगा, 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चौथा पॉइंट देखिए, स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल क्या होता है, पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कैसा बल है, संरक्षी बल है। अब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कैसा है, वो एक संरक्षी क्षेत्र है। संरक्षी की अंग्रेजी हम लोग कुछ चीजें अंग्रेजी में भी जानते रहिए, कंजर्वेटिव, ये मतलब। ठीक है, ये अब इसमें क्या होता है, देखिए मैं एग्जांपल देखिए, जब किसी गेंद को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी गेंद को हम यहाँ पे कोई गतिज ऊर्जा देते हैं, धीरे धीरे ये गतिज ऊर्जा ऊपर जाके गेंद रुक जाती है। तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे जो थी पहले, ये गतिज ऊर्जा ये गेंद ऊपर रुकी तो किसमें परिवर्तित हो गई,
स्थित ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, ठीक है, स्थित ऊर्जा में परिवर्तित हो गई और वापस से फिर से यहाँ से गेंद नीचे आती है गिरते हुए। अब ये स्थित ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो यही कहना होता है कि संरक्षित बल में ऊर्जा का रूप एक दूसरे में बदलता रहता है। ऊर्जा इस तरीके से, एक बार ऊर्जा अगर आ जाए तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है संरक्षित क्षेत्र में। यही चीज ये भी यहाँ भी विद्युत बल में भी होता है। विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत बल होता है। विद्युत क्षेत्र भी एक संरक्षित क्षेत्र है और विद्युत बल भी एक संरक्षित क्षेत्र है। यानी किसी आवेश को अगर हम लोग किसी ये तो आगे बताऊंगा मैं, किसी आवेश को किसी गतिज ऊर्जा दे दिया है तो गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित कर सकते हैं आप? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर उस ऊर्जा को, ये एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन एक बार ऊर्जा आने के बाद उसका हम लोग ये कहें कि वो ऊर्जा लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसी ऐसे बल को हम लोग संरक्षित बल या ऐसे क्षेत्र को हम लोग संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। ये पॉइंट भी समझ में आ गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था ये। हाँ, अब अगला पॉइंट देखिए, यदि दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 को, ये दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 को निर्वात में R1 दूरी पर रखने पर तथा परावैद्युतांक K वाले माध्यम में R2 दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला बल समान है, यदि, ये आपका इसका मैं आपको प्रूफ करवाता हूं। ये इनके बीच में दोनों वाले बल तब समान हो गए जब एक ये वाली दूरी इसके इस दूरी का रूट के गुना हो जाएगा। कैसे होगा वो आप समझो, अब मैं इसको समझा रहा हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पे दो आवेश किसी निर्वात में रखे हुए थे, ये Q1 था और यहां पे Q2 था, ये यहां निर्वात था, ये निर्वात में रखा हुआ है। इनके बीच लगने वाला बल F1 होगा और ये दूरी मान लीजिए R1 है, तो इनके बीच कितना बल लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R1 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में अगर कोई माध्यम रख दिया जाए, यहाँ पे ये माध्यम रख दिया गया Q1 Q2 के बीच में, ये माध्यम कोई आ गया। जब कोई माध्यम आ जाता है तब इसके मध्य लगने वाला बल, और ये दूरी मान लीजिए R2 हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना, Q1 Q2 बटे R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे R2 का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों बल आपस में अगर बराबर हो जाते हैं माध्यम में, और यहाँ पे ये दोनों बल अगर आपस में बराबर हो गए तो क्या, इसको और थोड़ा हम लोग सरल करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R1 का स्क्वायर 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R2 का स्क्वायर। अब आप देखें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, पाई कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 4 कट गया, पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, ऊपर Q1 और Q2 भी कट जाएंगे दोनों तरफ से। क्या बचेगा यहाँ पे? 1/R1 का स्क्वायर 1/K R2 का स्क्वायर। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो ये बनके आ जाएगा R1 का स्क्वायर बराबर K R2 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लेने? वर्गमूल लेने, स्क्वायर रूट लेने, तो ये बन जाएगा R1 और ये बन जाएगा R2 और इसका रूट K हो जाएगा। ये मतलब ये संबंध आ गया इनके बीच में, ठीक है। तो बच्चों ये मतलब क्या बताता है हमको कि अगर दो आवेश किसी माध्यम में R1 दूरी पर रखे जाएं और किसी माध्यम में R2 दूरी पर रखे जाएं, तो दोनों में अगर बल बराबर है तो उनकी दूरियों के बीच में ये संबंध होना चाहिए। इसका आप दूसरे तरीके से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर दूसरे तरीके से इसका उपयोग देखिए कैसे कर सकते हैं। इसका उपयोग इस जो हमने संबंध निकाला, संबंध का उपयोग कैसे करके प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछने का मतलब ये कि नई आपका नीट में, जेई में या जेई एडवांस में, ठीक है, बोर्ड के लिए तो आपको इतना संबंध निकालना था, आप निकाल देंगे तुरंत, लेकिन जब ये
इसका उपयोग पूछा जाएगा तो वो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि ये आपके पास, अगर यहाँ पे दूसरा मतलब मैं समझाता हूँ इसका उपयोग, कि ये कहा जाए भाई ये माध्यम कोई है, इस माध्यम, इनके बीच में ये माध्यम रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है और ये R2 लंबाई का है, Q1 और Q2 के बीच में ये माध्यम रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कहा जाए कि इनके मध्य जो बल लग रहा था, इतना ही बल अगर हम लोग इसको आवेश को निर्वात में रख दें, कितनी दूरी पे रख दें कि इतना ही बल लगे। प्रश्न समझिए, इस माध्यम में जिसका लंबाई R2 है और परावैद्युतांक K है, यहाँ पे कुछ बल लग रहे हैं इन आवेशों में। अगर ये दोनों आवेश निर्वात में रख दिए जाए तो कितनी दूरी पे रखना चाहिए कि जितना बल यहाँ लग रहा था उतना ही बल लगे निर्वात में भी। तो ये प्रश्न का उत्तर ये आराम से खुद ही दे रहा है कि भाई R1 दूरी में अगर निर्वात में रखोगे तो R1 दूरी कितनी होनी चाहिए, R2 रूट K। तो निर्वात में R2 रूट K दूरी पे अगर रख दिया जाए तो बल का परिमाण दोनों जगह सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। निर्वात में अगर R2 का रूट K गुना रख दिया जाए, दूरी कर दी जाए, तो जो बल का परिमाण यहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही उपयोग है इसका। थोड़ा सा इसको मैं और आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे, अब एक प्रश्न लिखिए। ये Q1 आवेश था, ठीक है, इनके बीच एक माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है और इसकी लंबाई T है। ये यहाँ पे दोनों R दूरी पे रखे गए हैं, Q1 और Q2। ये आवेश, ये आवेश, ये दोनों आवेश R1 और R2 दूरी पे रखे गए हैं, ठीक। अब आपसे मैं कहूं कि इनके मध्य कितना बल लग रहा है वो निकालिए। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको ये समझनी है कि निर्वात में कितनी दूरी है, कितनी दूरी में निर्वात है, निर्वात की दूरी वो आप बताएं, निर्वात में कितनी दूरी है, R माइनस T, ठीक है। अब माध्यम, हाँ तो ये थोड़ा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ हम देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। देखिए मैं ये बता रहा था कि ये आवेश यहाँ पे रखे हुए थे और इनके मध्य में एक T लंबाई का माध्यम रख दिया गया जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। तो अब इन दोनों आवेशों में कितना बल लगेगा बीच में, ये हमको पता करना है। तो आप ये देखिए कि पहले हम लोग निकालते हैं कि इनके बीच में निर्वात की दूरी कितनी रहेगी, कितनी दूरी में निर्वात है। अब T दूरी में तो माध्यम आ गया है, तो R माइनस T दूरी में निर्वात रह गया। अब माध्यम की जो दूरी का है या माध्यम की जो लंबाई का है, कुछ भी आप कहें, माध्यम की जो यहाँ पे लंबाई है, माध्यम की दूरी, माध्यम की दूरी या लंबाई दोनों सेम बात है, आप ये समझिएगा, इसमें मत कंफ्यूज रहिएगा, ठीक है। ये माध्यम की दूरी है। अब माध्यम की दूरी को हम लोग किस में बदल सकते हैं, निर्वात की दूरी में। माध्यम में अगर T दूरी है तो निर्वात में वही दूरी कितनी हो जाएगी, इसमें रूट K का गुणा कर दिया जाए तो इस दूरी को हम लोग, निर्वात की दूरी कितनी हो जाएगी, माध्यम की निर्वात की दूरी, माध्यम की दूरी को निर्वात की दूरी में बदल लिया हमने। कैसे, इसमें इतना कर दिया, तो जितना बल इस माध्यम की दूरी की वजह से लगेगा उतना ही बल इस निर्वात की दूरी की वजह से भी लगेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नई निर्वात की दूरी क्या हो गई, नई निर्वात की दूरी ये कितनी हो गई, ये आपकी हो गई R माइनस T प्लस T रूट K। अब ये बहुत सिंपल प्रश्न हो गया कि अब हमको ये Q1 और Q2 ये निर्वात में कितनी दूरी पर रखे हुए माने जा सकते हैं, R माइनस T प्लस T रूट K। यही करना है कि माध्यम की दूरी, पहले जो जितने भाग में जितनी दूरी में निर्वात है उस दूरी को निकाल लीजिए, माध्यम की दूरी को हटा दीजिए पूरी दूरी में से, फिर जो माध्यम की दूरी है उसको निर्वात की दूरी में बदल दीजिए, फिर सभी निर्वात की दूरियों को जोड़ के नई निर्वात की दूरी आप बना दीजिए। इसको हमने जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, नई निर्वात की दूरी इतनी आ गई। अब हम ये मान सकते हैं ये दोनों आवेश इस नई दूरी में रखे हैं तो जितना बल लग रहा है उतना ही बल यहाँ पे भी लगेगा। अब बल का परिमाण F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R
माइनस आर माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। ये आ गया बल का परिमाण। ये तो एक माध्यम रखा हुआ था। इसी तरीके से प्रश्न में ये भी तो हो सकता है आपके यहाँ पे कि अगर एक से ज्यादा माध्यम रख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने भी माध्यम आप रख दो, मैं यहाँ 2 माध्यम रख देता हूँ T1, ये इनके बीच में मान लीजिए कोई माध्यम था जिसका परावैद्युतांक था K1 और ये दूरी या लंबाई और T1 है, और दूसरा माध्यम मान लीजिए ये है जिसका परावैद्युतांक है K2 और ये लंबाई T2 है। यहां से यहां तक जो पूरी दूरी थी वो R है। यहां पे आवेश रखा हुआ है Q2 बिंदु वाला। अब निर्वात में दूरी कितनी है, यहां पे भी यही क्रम करेंगे। पहले निर्वात में दूरी, निर्वात की दूरी कितनी हो जाएगी? R में से टोटल दूरी में से माध्यम वाली दूरी को हटा दिया जाए, ठीक है। फिर माध्यम की दूरी, माध्यम एक की दूरी कितनी है? पहले वाले माध्यम की दूरी T1। यहां पे इसको निर्वात की दूरी में बदल लें, इसलिए निर्वात की दूरी कितनी हो जाएगी? निर्वात की दूरी T1 में किसने का, इसके परावैद्युतांक का गुणा कर दें, T1 में रूट K1 का गुणा। माध्यम 2 की दूरी कितनी है? माध्यम 2 की दूरी है आपकी, देखें समझ में आ रहा होगा, T2। तो इसको निर्वात की दूरी में बदल लेंगे अगर, इसलिए निर्वात की दूरी कितनी हो जाएगी? निर्वात की दूरी इसमें कितने का गुणा करते हैं? T2 रूट K, ठीक है। इसलिए आप यहां से देखिए नई निर्वात की दूरी कितनी हो जाएगी? निर्वात की दूरी, सभी निर्वात की दूरी को जोड़ दीजिए, R माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 रूट के, थोड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं पीछे लग गया इसमें, ये वाला मैं T2 प्लस रूट के ऐड कर दूंगा, T2 रूट के, ये नई निर्वात की दूरी होगी, ठीक है। दिखाई नहीं पड़ा होगा, मैंने बस क्या किया है, इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ दिया है, तो नई निर्वात की दूरी पता चल गई। अब नई निर्वात की दूरी पता चल गई है तो बल का परिमाण आप यहां पे जिस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या वो Q1 Q2 ये वाली दूरी का होल स्क्वायर लगा दें, इसी तरह हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीजें होंगी इस तरीके से। नई निर्वात की दूरी आपको पता चल गई, ये सारी बातें पता चल गई इन सबको। तो कभी भी जब भी ये इस तरह का प्रश्न जेई में आपके आएगा या नीट में आएगा या जी एडवांस में आएगा तो माध्यम की दूरी को निर्वात की दूरी में बदलना है, बस ये, इसलिए मैंने आपको इतना सिखाया है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो चलिए अब अगली हेडिंग आ गई आपकी, कूलाम द्वारा दिए गए समीकरण में विद्युत बल और दूरी के मध्य ग्राफ, इसको सीखते हैं। देखिए इसमें क्या है बच्चों की, आप ये जानते होंगे अभी जो कूलाम का नियम से हम लोग जो बल निकालते हैं उसका समीकरण या सूत्र कहें कितना आता है, उसका सूत्र आता है F बराबर यहाँ पे हाँ बच्चों, तो अब चलिए देखते हैं कूलाम द्वारा दिए गए समीकरण में विद्युत बल और दूरी के मध्य ग्राफ। तो ये अभी जो हम लोगों ने बल का सूत्र निकाला था कूलाम वाला, वो क्या था यहाँ पे, वो था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आवेश को हम लोग समान आवेश बनाए रखें, हमेशा दोनों आवेश का मान समान बना रहे और इनके बीच की, और ये अपने आप ही नियतांक हो जाएगा, तो Q1 Q2 का गुणनफल भी नियतांक हो जाएगा, नियत हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, बन जाएगा, स्थिर ही रहेगा, बदलने वाला है नहीं। ऐसा अगर हम करें
कि Q1 Q2 के मान ना बदले, लेकिन उनके बीच की दूरी अगर हम बदलते जाएं तो इनके बीच का बल भी क्या होता जाएगा, बदलता चला जाएगा। तो दूरी के बदलने के साथ बल कैसे बदलता है, इसी का ग्राफ हमको यहाँ पे देखना है। तो हम इतने भाग को ये मान सकते हैं कि भाई ये इतना पूरा भाग कोई स्थिरांक है जिसको हम c ले सकते हैं। तो F बराबर c/r²। यहाँ से खुद समझ में आ रहा है कि अगर r का मान इंफिनिटी की तरफ बढ़ाया जाए तो ये निश्चित ही f का जो मान होगा वो 0 की तरफ पड़ेगा। नीचे बहुत बड़ा अगर हो जाए r का मान वैल्यू, तो f का वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा आ जाएगा। या आप इसका उल्टा लिख सकते हैं कि अगर r का मान 0 की तरफ बढ़ाया जाए तो f का जो मान होगा वो कहाँ बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। यहीं से r का मान अगर आप 0 की तरफ बढ़ाएंगे, धीरे धीरे कम करते जाएंगे, तो f का मान धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मान के मैं चल रहा हूं इस प्रश्न में कि Q1 और Q2 का जो गुणनफल है 0 से बड़ा है, यानी दोनों ही सजातीय आवेश हैं। ये दोनों सजातीय आवेश हैं। इसका दो आवेशों का गुणनफल 0 से बड़ा है, मतलब सजातीय आवेश, या तो दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे। इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये चीज अगर आकर्षण के लिए भी आप लगाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका जो ग्राफ होता है उसमें ग्राफ का ये मतलब होता है कि लोगों को ग्राफ पढ़ना आता है या नहीं आता है। ग्राफ पढ़ना जिसको आता है वो अपने आप ही चीजें बहुत सारी सीखता है। तो इसमें मैं आपको ग्राफ बनाने के लिए ये कहूँगा कि ये आपका, मैंने x वाले अक्ष पे हम लोग बल को या दूरी को ले लेते हैं। ये r हो गया, इधर दूरी है, ठीक है ना, ये दूरी इस पे है और इस पे बल है, इस वाले y वाले अक्ष पे ये बल है F। तो ये ऐसा ग्राफ बन के आएगा आपका। ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है ना, ठीक, ये धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यहाँ से जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा बल का मान कम होता जाएगा, जैसे जैसे r का मान कम होगा बल का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये ग्राफ था आपका, इसके बीच में बनाया गया, यहाँ से ये दूरी और बल के बीच में। बस इसमें यही सीखना था कि बल के बीच, दूरी के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। हमने यहाँ पे ये लिया Q1 Q2 दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक, कुछ भी हो सकते हैं। उनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। आकर्षण का बल भी इसी तरह बनेगा, बस आकर्षण के बल में आकर्षण हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज समझ में आ जाएगी होगी, ठीक है। अब अगला देखिए आपका कूलाम का परिभाषा, ये भी आपके बोर्ड में पूछी जाती है। तो मैं इसको समझाने के लिए बस यही चीज यहाँ पे आपके सामने लूंगा, जो अभी एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, सूत्र जो मैंने लिया था। निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों, एक को मैं आपको Q1 ले लेता हूं, दूसरे को मैं आपको Q2, के बीच कार्यरत बल कितना दिया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। अब यहाँ पे क्या किया जाए, अगर मैं Q1 Q2 का मान, देखिए इसको मैं दो तरीके से इसका हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। ये सब बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने को आएगा कि ये Q1 में लिख देता हूँ कि एक Q1 का मान और Q2 का मान, दोनों मान बराबर होके कितने कूलम हो जाए, 1 कूलम के हो जाए, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर की हो जाए। तो यहाँ से एक चीज पहले तो आपको ये समझिए कि आप ये जानते हैं कि इतने बड़े जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग 9 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं। Q1 Q2 बटे r, इसका मान इतना होता है 9 × 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है, जिसे बता चुका हूँ। तो अगर Q1 Q2 1 कूलम के, R1 R2 1 मीटर का हो जाए, तो ये भी 1, ये भी 1, नीचे भी 1, ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो खाली कितना बचेगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो F का मान कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक चीज समझ में आई कि अतः एक कूलम वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को, ये दोनों अगर सजातीय आवेश है Q1 और Q2 आवेश को, कितने न्यूटन के बल से, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश है। देखिए इसी सूत्र से हम एक कूलम की परिभाषा लिख सकते हैं
Q1 Q2 एक कूलाम वो आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को कितने न्यूटन से प्रतिकर्षित करता है? 9 × 10⁹ न्यूटन से प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश होंगे। बस ये एक आसानी से परिभाषा या डेफिनेशन लिखी जा सकती है बोर्ड में, या आपसे पूछा जाएगा। अथवा दूसरा देखिए, अब देखिए दूसरा परिभाषा भी कूलाम का इसी दिया जाता है। अगर कोई चालक है उसमें I एम्पियर की धारा t सेकंड के लिए बहती है तो उसमें कितना आवेश प्रवाह हो जाता है? Q = IT हो जाता है। और अगर इस I में का मान हम लोग 1 एम्पियर रख दें, ठीक है ना, 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर का धारा अगर प्रवाहित हो जाए कितने समय के लिए? 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए तो Q बराबर कितना हो जाएगा? धारा का मान 1, समय का मान 1 सेकंड, तो ये हो जाएगा 1 कूलाम। एम्पियर प्रति सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलाम बोलते हैं, एम्पियर सेकंड को। तो इसमें सिंपल सा परिभाषा आप लिख सकते हैं कि 1 कूलाम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ प्रच्छेद से प्रति सेकंड गुजरता है। ठीक है, यह बहुत आसान सा इसका परिभाषा है, इस सूत्र से निकाल दिया गया है। तो ये दोनों परिभाषा 2 नंबर में लिखने को आ सकते हैं, या 3 नंबर में भी हो सकता है। अब जैसा पेपर होता है 2 नंबर का ये परिभाषा कूलाम का लिखने का आता है बोर्ड के लिए, ये हो जाएगा बच्चों। हाँ, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब अध्यारोपण का सिद्धांत देखते हैं क्या होता है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। अब इसमें मैं पहले तो आपको ये समझाऊं कि बहुल आवेश का निकाय क्या मतलब क्या हुआ। अगर किसी जगह 2 से ज़्यादा आवेश आ जाते हैं और उनके बारे में बातें की जाती है कि उनमें लगने वाला फोर्स, लगने वाला बल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस निकाय को हम लोग बहुल आवेश का निकाय बोल रहे हैं, यानी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब इसमें इसका सिद्धांत क्या कहता है उसके लिए पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो देखिए, थोड़ी देर मुझे डायग्राम लगेगा बनाने में। पहला तो एक आवेश मैं ये ले रहा हूँ Q1, यहाँ से एक एरो मैंने ये बना दिया। इसी के साथ मैं दूसरा इस पे एरो बना देता हूँ Q2, और फिर मैं यहाँ पे एक एरो और बना देता हूँ समझने के लिए Q3 आवेश के लिए। यहाँ पे मान लीजिए Q1 आवेश रखा हुआ है, ये आपका Q2 आवेश रखा हुआ है, और ये Q3 आवेश रखा हुआ है। और यहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इस बिंदु पे मान लेते हैं एक आवेश Q रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए Q1 और ये सभी मान लेते हैं धन आवेशित आवेश है या ऋण आवेशित है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ धन आवेशित मान के बना रहा हूँ सारे को, क्योंकि आपको समझना है, तब में सिद्धांत सेम रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। तो Q1 जब Q पे इधर की तरफ बल लगाएगा, Q2 इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा की ओर, और Q3 इस तरह दिशा में। आप ही जानते हैं कि उनके मिलाने वाली रेखा की दिशा में बल लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए Q1 ने इस पे कितना बल लगा दिया है? F1 लगा दिया। इसने कितना बल लगा दिया है? Q2 ने F2 लगा दिया, और इसने F3 लगा दिया। तो अब ये कहा जाए Q पे लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? Q पे लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? तो Q पे लगने वाला परिणामी बल, ये सिद्धांत कहता है कि हर जो भी बल लग रहे हैं उन सबका सदिश योग कर दो, जो बल आ जाए वही इस पे परिणामी बल हो जाएगा। यानी Q पे लगने वाला परिणामी बल FR मैं लिख रहा हूं, रिजल्टेंट परिणामी बल, अलग अलग इस पे लगे हुए बलों के सदिश योग के बराबर हो सकता है। इन सबका सदिश योग कर दीजिए और उसके बराबर आ जाएगा। बस यही एक सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत में कुछ चीजें और बताई गई हैं। वो सिद्धांत ये कहता है कि Q1 Q पे जितना बल लगा रहा है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी चेंज ना हो, बदले ना, Q1 और Q के बीच में दूरी बदले ना, तो कितने भी आवेश और आ जाएं, इन दोनों के बीच लगने वाला बल हमेशा समान बना रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। ये एक बहुत बढ़िया चीज है। यानी Q1 और Q के बीच जो बल लग रहा है वो बल का मान हमेशा समान बना रहेगा, बदलेगा नहीं, कितने भी बल क्यों ना हो। इसी तरह Q2 Q के बीच में जो बल लग रहा है वो भी हमेशा समान बना रहेगा, कितने ही बल क्यों ना हो। तो अब ये अध्यारोपण का सिद्धांत केवल हम यहाँ नहीं उपयोग कर रहे हैं, ऐसे कई जगह हो सकते हैं जहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
जैसे आप ये निकालते हैं न्यूटन के मैकेनिक्स में, उसमें भी हम लोग इस तरह का देखते हैं, देख सकते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा मैकेनिक्स, आप देख लीजिएगा लेक्चर उसका भी। इसी तरह तरंग के में जब हम लोग एक कण पे कई सारी तरंगे वहां पे गुजरती हैं तो उस कण पे कितना विस्थापन होता है, हर तरंग की वजह से होने वाले विस्थापन का सदिश योग कर देते हैं तो उस कण का कितना विस्थापन हुआ है वो पता चल जाता है। वो भी अध्यारोपण का सिद्धांत से। तो इस तरह हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं और इसमें ये दर्शाता है कि एक जैसे ये वाला दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश से प्रभावित नहीं होगा अगर उनके बीच दूरी बदली ना जाए। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं अध्यारोपण सिद्धांत से कि किसी आवेश पे हर आवेश के द्वारा लगाया गया बल है तो उसमें परिणामी बल क्या निकलेगा, हर आवेश द्वारा लगाए बल का सदिश योग निकलेगा। ठीक है, ये था इसका मतलब सिद्धांत का मतलब पूरा वो वर्णन आप कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि अभी तक तो हमने काफ़ी कुछ थ्योरी पढ़ी, इस पर 2-4 न्यूमेरिकल पहले लगाते हैं थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे स्लाइड पे। हाँ, तो बच्चों ये आ जाइए, ये देखिए आपके बोर्ड में ये आए हुए प्रश्न है, यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, और ये अच्छे प्रश्न हैं, इसको मैं पहले आपके सामने हल करता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। ठीक है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। आप ये जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसी चालक पे हो जाती है तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। तो अब यहाँ पे आपके पास ये क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बाहुल्य इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n बताइए, n बराबर 4000। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, E 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो कुल आवेश का सूत्र कितना हो जाएगा, Ne जितने इलेक्ट्रॉन है उस आवेश को उसमें गुणा कर दीजिए तो संपूर्ण आवेश निकल के आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 4000 गुणे 1.6 10⁻⁻19। अब देखिए 16 का यहाँ से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 3 जीरो इससे घट के कितना रह जाएगा, ये 16 बन जाएगा और 16 चौको 64, तो 6.4 10⁻⁻16 कूलाम इतना आवेश हो जाएगा। अब ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब किसी पे हो जाती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आ जाता है। तो आवेश की प्रकृति क्या होगी, ये जो होगा ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश इसकी प्रकृति हो जाएगी। बस ये हो गया, यहाँ समझ में बस केवल इतना लगता है भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको आती है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है तो कितना संपूर्ण आवेश आ जाएगा, Q बराबर Ne, इस फार्मूले से निकल के आ गया, इतने कूलाम आवेश आ जाएंगे। ये बहुत सिंपल प्रश्न था, 2001 में आया हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखें आप, अगले प्रश्न में क्या है, अगले प्रश्न में आपको ये दिया गया है 10 ग्राम तांबे के 2 गोले वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, 10 ग्राम के, ये मैं इधर थोड़ा इसका चित्र बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, हाँ चित्र बनाने के लिए 10 ग्राम के 2 गोले एक अब मैं फिर बताऊं आपको, ये 10-10 ग्राम के जो गोले हैं ये 10 सेंटीमीटर है, यानी कितने मीटर हो जाएगा, इसको 10⁻⁻2 से गुणा कर दें तो 10⁻⁻1 मीटर में बदल लिया, पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। अब हर गोले को बहुत छोटा माना जा सकता है, बहुत छोटा है इसका साइज आकार। तो मान लीजिए इस पे जितने आवेश हैं और इस पे आवेश है, कुछ आवेश रहता, तो यहाँ पे आवेश अगर पता है Q1 Q2 दोनों पे और उनके बीच की दूरी पता है तो उनके बीच लगने वाला बल निकल के आ जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए, दोनों तांबे का जो गोला है वो 10-10 ग्राम का है। ठीक है,
दोनों के बीच की दूरी 10 के घाते -1 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है। प्रत्येक 10 घाते 6 तांबे के परमाणुओं के लिए, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 10 के घाते 6 तांबे के परमाणुओं के लिए एक गोले से इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो यही ध्यान से समझिए। यानी मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लीजिए 100 परमाणु में से ये कहा जाता कि केवल 5 परमाणु में से एक 100 परमाणु है टोटल, मान लीजिए कि अगर हमको ये पता हो जाए 100 परमाणु अंदर है, लेकिन हर 5 में से ही इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो इस तरह कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पहले तो आपको ये समझना है। 100 परमाणु हैं, पहला तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि 100 परमाणु हैं, 5 परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब 5 के यहाँ पे कितने टुकड़े बन जाएंगे, 5 के कितने टुकड़े बन जाएंगे, 20 टुकड़े। 5 के 20 टुकड़े बना लीजिए, हर एक 5 के 20 टुकड़े बना लिए, 5 का टुकड़ा ये, 5 का दूसरा टुकड़ा ये, 5 गट्ठर बना लीजिए, इस तरह समझिए ना एटम को, आप परमाणु को इस तरह 20 गट्ठर बन गए 5 के, टोटल 100 परमाणु बन जाएंगे। हर एक गट्ठर से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 20 गट्ठर से कितने निकल के आ जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन। पहला तो ये समझना था पॉइंट यहाँ पे, यही वो कहना चाहता है। 10 के घाते 6 तांबे के परमाणुओं से के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित होता है। ठीक है, अब ये बात इससे समझ में आ जानी चाहिए थी आपको, ये मैंने आपको लिख के बताया है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या करना है। फिर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद दोनों गोलों के बीच कूलाम बल की गणना कीजिए। तो सीधी सी बात है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे गए हैं, तो जितना एक पे धनात्मक आवेश आएगा दूसरे पे उतना क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश। यानी दोनों पे आने वाले आवेश आपस में विपरीत होंगे और समान होंगे, परिमाण में समान होंगे, और उसमें किसमें, चिन्हों में। आप मतलब ये कह सकते हैं कि उनके जो वो रहेगा, एक पे धनात्मक आवेश आ जाएगा, एक पे ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण का बल लगेगा। ठीक, अब अगला ये प्रश्न है कि कितना ये परमाणु है एक एक गोले पे, ये निकालना पड़ेगा। तो पहली तो बात ये है कि आप ये देखिए, अगर तांबे का परमाणु भार इतना दिया 63.5 ग्राम, तो 63.5 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं। अवोगाड्रो में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर n के हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब यही चीज आपको समझना है, चूंकि 63 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, n होती है, इसलिए मैं थोड़ा यहां लिखता हूं इसको। इसलिए 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n बटे 63.5 ग्राम इतने परमाणु हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ पे n बटे 63.5 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए 10 ग्राम में कितने हो जाएंगे, इसलिए 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, मान लीजिए उसको n में लिख रहा हूं, n बराबर 10 गुणे n बटे 63.5, ये आ गई परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब बताइए, मान लीजिए कि इतने परमाणु हैं कुल मिला के। अब इतने परमाणु अगर हैं तो n को थोड़ा सा हम और सरल बना लेते हैं, तो n बराबर 6.023 गुणे 10 के घाते, यहाँ पे आपका देखिए 23 होता है n का, 23 बटे 63.5 गुणे 10, ये n का मान ये रख दिए। इतने परमाणु हैं। अब इसको बाद में भी हम लोग और सरल करेंगे, काटे वाटेंगे, अभी तो ऐसे आप समझो क्या हुआ है यहाँ पे 63.5 6.023। अब आप ये समझो कि जैसे हमने यहाँ निकाला था कि 100 परमाणु में से 5 परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें ये क्या कह रहा है 10 के घाते 6 परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इतने परमाणु में 10 के घाते 6 वाले कितने गट्ठर बन सकते हैं,
100 परमाणु से 5 परमाणु के गट्ठर कितने बने थे? 5 से 100 को भाग दीजिए, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ये कहें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई जितने गट्ठर बनेंगे उतने हर गट्ठर से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक गट्ठर कितने गट्ठर बन जाएंगे? 10 की घात 6 वाले। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n/10 के घाते 6। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए था। तो 6.023 गुणे 10 के घाते 24, ये 23 हो गया, 24 बटे 63.5 गुणे 10 के घाते 6, ये हो गया। ठीक, अब यहां से क्या करिए, इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से ये कैलकुलेशन आपका कितना आ जाएगा? 0.9485, बस मैं और ज़्यादा बहुत 10 के घाते 24 माइनस 6 गया 18 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो गई। ठीक, इसको मैं यहाँ n डैश लिख देता हूँ बेटा। ये वाला n देखिए तो अलग था, ये n डैश है। तो आवेश कितना आ जाएगा? आवेश कितना आ जाएगा? आवेश बराबर आ जाएगा n डैश e, यानी 0.9485 10 के घाते 18 गुणे 1.6 10 के घाते -19। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद? 1.517 गुणे 10 के घाते -2 कूलाम। ठीक, अब यहाँ से देखिए R का मान पता है, इनके बीच लगने वाला R का मान, दूरी कितनी? 10 के घाते -1 मीटर, और दोनों पे समान आवेश आ जाएंगे। अब आप ये जानते हैं, इस पे भी अगर Q आएगा, ये धन आ जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे गए हुए हैं तो इस पे -Q आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के इससे इस पे चले गए हैं। ठीक है, ये हुआ है इनके बीच में। तो इस पे धनात्मक आवेश, इस पे ऋणात्मक आवेश। आवेश का मान यहाँ Q आपने कितना निकाल लिया है? इतना निकाल लिया है। तो इनके बीच लगने वाला जो बल हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9, और Q स्क्वायर, Q1 Q2 दोनों का मान समान है, तो 1.517 गुणे 10 के घाते -2 का स्क्वायर। इनके बीच देखिए Q1 Q2 दोनों समान है, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर 10 के घाते -1 है, तो ये 10 के 2 बन जाएगा। तो जो इसको हम लोग पूरा हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.07 गुणे 10 के घाते 8 न्यूटन। ठीक है, इतना मान निकल के आएगा, इतना बल लगेगा इनके बीच में। ठीक, ये चीज। तो ये तो था आज के लिए आपका प्रश्न इसमें, और 2 प्रश्न और हैं हल करने को। अब मैं अगले अध्याय में सारा कुछ प्रश्न आपको बताऊंगा कि कैसे हल किया जाएगा। ठीक, तो अब आप लोग का केवल एक काम है कि आप लोग इसको रिवाइज करिए, और अगले लेक्चर को मैं जल्दी अपलोड करता हूँ, और बताइए कमेंट में। हाँ, न्यूमेरिकल में पूरा कराऊंगा कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हाँ, एक लास्ट लाइक और सब्सक्राइब आप लोग इस चैनल को करिए, और अपने दोस्तों बताइए कि हिंदी मीडियम का ये चैनल शुरू हुआ है। पूरा चैनल पे जो आप लोग अपनी तरफ से लाएंगे उतना ज़्यादा हमको प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।